नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। चीन में 6.1 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय व्यवस्था पर लगाम कसने के लिए फाइनेंशियल वर्क कॉन्फ्रेंस की आज से शुरुआत हो रही है। एक दशक में सिर्फ 2 बार ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। इजराइल को आर्थिक मदद देने के लिए अमेरिका में नए बिल पर चर्चा हो सकती है। बीते हफ्ते देश की टॉप 10 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1.9 लाख करोड़ रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली। टीसीएस और एचडीएफसी बैंक में ये सबसे ज्यादा गिरावट रही। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी रहेगी नजर। मैं हूं अजय मिश्र, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। आर्थिक अपराधों पर वैश्विक सहयोग के लिए आयोजित सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी शिरकत। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के साथ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को लेकर हो सकती है चर्चा। गुजरात को मिलेगी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ कई नए रेलवे प्रोजेक्ट्स की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मेहसाणा में करीब 6000 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नए कोड को लेकर G7 के देशों का मंथन। 11 बिंदुओं वाले नए एआई कोड में कंपनियों को एआई के इस्तेमाल को लेकर रेगुलेशन की रूपरेखा होगी तय। यूरोपियन यूनियन पहले ही बना चुका है कानून। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार। इस हफ्ते बुधवार को अमेरिकी फेड रिजर्व की मौद्रिक नीति का इंतजार। आज गिरावट के साथ खुले सेंसेक्स और निफ्टी। तो ये कुछ बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर, जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है। इकोनॉमी टुडे की शुरुआत करते हैं आज के बाजारों के हाल से, और गिफ्ट निफ्टी से क्या संकेत मिले थे वो आपको दिखाते हैं। गिफ्ट निफ्टी 32 अंकों पर 19,060 के स्तर पर हमें खुलता हुआ दिखाई दिया। एक पॉजिटिव बायस के साथ बाजार में शुरुआत उम्मीद ये कर रहे थे हम लोग कि हो सकता है पॉजिटिव आज बाजार खुले। आज सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत कैसे हुई है वो आपको बताते हैं। गिरावट के साथ खुले बाजार 154 अंकों पर 63,628 का स्तर, और निफ्टी में भी गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। देखेंगे कि निफ्टी का क्या कुछ ओपनिंग स्तर रहा है। 36 अंक नीचे 19,010 के स्तर पर निफ्टी इस वक्त। अब देखते हैं तो ये जो गिरावट है और भी गहराती जा रही है, यानी हफ्ते के पहले दिन जो शेयर मार्केट है वो गिरावट के साथ खुले। उसकी वजह क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की तरफ आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि कहां पर हलचल है। खरीदारी के मामले में सिप्ला 1.2% ऊपर, हिंडाल्को में भी 1.1% की बढ़त। बीपीसीएल, रिलायंस और एसबीआई लाइफ कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इस वक्त फायदे के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, निवेशकों के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, वहां पर डॉक्टर रेड्डीज 2.4% नीचे, बजाज फाइनेंस भी नीचे, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक में इस वक्त आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर में बढ़त, स्मॉल कैप और मिड कैप फिलहाल पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी ऑटो सेक्टर जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है। कैपिटल गुड्स में भी खरीदारी दिख रही है। मोटे तौर पर एफएमसीजी में थोड़ी सी गिरावट। ग्लोबल मार्केट अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका के बाजार शुक्रवार की बंदी का स्तर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखेंगे कि यूरोपीय बाजार किस तरह से बंद हुए थे, वो भी शुक्रवार की बंदी थोड़ा सा रैप अप करने की कोशिश करते हैं कि पिछले हफ्ते किस तरह से बाजारों ने अपना रुख दिखाया। भारतीय बाजारों के बारे में आप जानते हैं कि गिरावट के साथ जो हफ्ता है वो बंद हुआ था। और इस वक्त आप देख रहे हैं यूएस मार्केट्स। यूरोपियन मार्केट्स पे चलें। यूरोपीय बाजारों में गिरावट दिखी थी बीते हफ्ते। ये शुक्रवार का स्तर लंदन, फ्रांस और जर्मनी का। चलते हैं एशियाई बाजारों में किस तरह से शुरुआत हुई है उसको एक नज़र डाल लेते हैं। आज निक्की यानी जापान में गिरावट दिखाई दी है 382 अंकों की, हैंगसेंग में 90 अंकों की, और कॉस्पी में बढ़त 2316 का स्तर हमें कोरिया के कॉस्पी में दिखाई दिया। और भारतीय बाजारों की जो शुरुआत आज हमें नेगेटिव बायस के साथ देखने को मिली। इस वक्त निफ्टी निफ्टी की बात करें तो 75 अंक नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है 18,972 के स्तर पर, और सेंसेक्स 214 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर हमारी निगाह है। यहाँ पर ब्रेंट क्रूड का क्या भाव है वो आपको बताते हैं। ब्रेंट क्रूड $1 नीचे
करीब करीब $90 का भाव बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ये। बहुत सारे एनालिस्ट ये मान रहे थे कि क्रूड ऑयल में काफ़ी ज़्यादा अपटिक देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो $90 के आसपास। डॉक्टर रवि सिंह जो कि फाउंडर हैं DRS फिनवेस्ट के, वो इससे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि सिंह, आज गिरावट के साथ शुरुआत, हफ्ता किस तरह का रहने जा रहा है और ये गिरावट की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, इस समय मेन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 वजह निकल कर आ रही हैं मार्केट में। जो अनसर्टेनिटी है, जो गिरावट है, जो अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सबसे पहले बात की जाए तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बार-बार यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट है। दूसरे इम्पैक्ट की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर अभी चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश किया है और उसका एक इम्पैक्ट जो है वो अब सभी जगह देखने को मिल रहा है। साथ ही वहाँ के बड़ी कंपनियों ने डिफॉल्ट किया। तीसरे रीजन की बात करें तो जो यहाँ पर आपने अभी क्रूड ऑयल की प्राइसेस की बात की, जो कि अभी कंटिन्यूअस यहाँ पर अप ट्रेंड में है, और तो अभी विंटर तक इनके प्राइसेस में कोई ईज ऑफ नहीं देखने को मिलेगा। और सबसे फोर्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो क्वार्टर की अर्निंग स्टार्ट हुई हैं, चाहे वो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, उनकी अर्निंग्स उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी का रुख बहुत ज्यादा बन नहीं पा रहा। तो अभी फिलहाल तो अगर देखा जाए तो निफ्टी के भी लेवल्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है, और 18,600 तक के लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर सिंह, दो काउंटर्स का जिक्र हमने किया, HDFC बैंक और TCS, इसमें हमें गिरावट देखने को मिली थी। बीते हफ्ते की बात करें, इन दोनों स्टॉक्स पर आपका क्या रुख रहा है? कारोबारी नतीजों का असर आपने बताया कि एक बात है, लेकिन इन्वेस्टर्स इन दोनों स्टॉक्स को कैसे लें? देखिए, इस समय टीसीएस जो है वो करीब 3350 के पास चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी इनमें गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है, और इसके लेवल्स एक बार 3000 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जरूर यहाँ पर कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में जो गिरावट आएगी वो वापस से एक तेजी की तरफ बदलती हुई नजर आएगी। एचडीएफसी बैंक जरूर आप जब से करेक्शन आया तब से थोड़ा सा अट्रैक्शन पे आ गया है। तो अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर वापस से अट्रैक्शन दे सकता है, और अप साइड के टारगेट में एक बार 1650 तक के लेवल आपको यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। डॉक्टर रवि सिंह, पावर काउंटर में एनटीपीसी ने बढ़िया रिजल्ट दिया। हम देखें तो उनका असर आज शायद बाजारों पे दिखाई दे सकता है। किस तरह से देखते हैं स्टॉक्स को आप? स्टॉक को आप एक साल में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देख चुका है, क्या अभी भी एडवाइस देंगे आप इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक को पिक करने की, या पावर सेक्टर में और भी कुछ ऑप्शंस हैं बेहतर इससे? देखिए, एनटीपीसी हो या फिर आप टाटा पावर देख लें, भेल देख लें, इनमें एक अच्छा मोमेंटम रहता है, और ये सब स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स है जिन्हें कि आप 3 से 5 साल के लिए लेकर के छोड़ सकते हैं। अच्छे डिविडेंड मिलते हैं, और कस्टमर फ्रेंडली यहाँ पर है कि आपको एक जो भी देखा जाए तो अपसाइड पे मोमेंटम मिलता रहता है। लेकिन थोड़ा मोमेंटरी अगर इस समय देखते हो तो एनएलसी इंडिया, ये एक पावर का जो स्टॉक है, इसमें एक अच्छा खासा ट्रैक्शन बना हुआ है। मुझे लगता है आज अगर गिरते मार्केट में अगर किसी को परचेज करते हैं तो इसको आप देख सकते हैं, इसका टारगेट अप साइड में 150 रुपए तक देखने को मिल सकता है। डॉक्टर रवि सिंह, अंतिम सवाल इस कार्यक्रम में, आईपीओज के मामले में आपकी क्या राय है? बहुत सारी एमएसएमईज हैं जो कि आईपीओज लेकर के आ रही हैं, उसमें कुछ स्टार्टअप कंपनियां भी हैं जो बाजार में उतरने की कोशिश कर रही हैं रिटेल निवेशकों को लुभाने के लिए। आईपीओज पर आपकी राय, कहां पर आपको पैसा बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ जो है वो दोनों ही इस समय अट्रैक्शन में है। और अगर मैं मेन बोर्ड के आईपीओ की बात करूं तो ब्लू जेट और सेल वर्ल्ड, ये दो कंपनियां अपने आईपीओ को लेकर आ रही हैं, और एक कंपनी 840 करोड़ रुपए और दूसरी कंपनी 1900 करोड़ रुपए करीब इकट्ठा कर रही है। एसएमई आईपीओ की बात करें तो देखिए अजय जी, आपने एक इम्पोर्टेंट देखा होगा कि पिछले लगभग 2 महीने से अगर देखें तो एसएमई आईपीओ बहुत ही ज्यादा आए हैं और बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो लिस्टिंग से इन्वेस्टर्स को यहाँ पर करीब 200% से लेकर 1200% तक के रिटर्न दिए। कुछ आईपीओ ने जरूर मूड खराब किया, लेकिन फिलहाल अभी मुझे लगता है कि भारत की जो इकोनॉमी है, और जो भारत जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, उसका इम्पैक्ट है, और इसी वजह से स्टार्टअप कंपनियां यहाँ पर बहुत बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि आप एसएमई के अगर आईपीओ की बात करें तो जो आ रहे हैं उनमें आप फोकस कर सकते हैं। जैसे अभी इस समय 1 तारीख को स्टार टेलीवेंचर लिमिटेड जो है वो आईपीओ आएगा एसएमई के मेन बोर्ड पे, जो कि 25 करोड़ रुपए करीब इकट्ठा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस पे फोकस कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि सिंह, वक्त निकालने के लिए और इकोनॉमी टुडे में अपनी राय रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस की। 3 दिनों का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन था जो कि रविवार यानी कल खत्म हुआ है। क्या कुछ निकला है, क्या कुछ बड़ी बातें रही, उस पर हम चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया था। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 3 दिनों का सम्मेलन हुआ, जिसमें तकनीक को बढ़ावा देने और नवोन्मेष यानी एंटरप्रेन्योरशिप पर चर्चा हुई। दूरसंचार के भविष्य की तैयारियों की रूपरेखा भी तय की गई। प्रधानमंत्री ने 6G के इकोसिस्टम को मजबूत करने का आह्वान किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच। 3 दिनों तक मंथन और भविष्य की रणनीति, कैसे बनेगा भारत ग्लोबल टेलीकॉम सुपर पावर, नई तकनीक कैसे लोगों की जिंदगी को और भी आसान बनाएगी। 3 दिनों के इस ग्लोबल इवेंट में 5G का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, खेतीबाड़ी, ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की गई। सम्मेलन में 22 देशों से 1 लाख से ज्यादा लोगों ने और 5000 कंपनियों के सीईओज ने अपनी हिस्सेदारी दिखाई। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्पेस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक, टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग का जलवा दिखाई दिया। सम्मेलन के दौरान भारत में छात्रों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए 100 5G लैब्स लगाने का भी ऐलान किया गया। भारत मंडपम में लगी प्रदर्शनी भारतीय तकनीक क्षमता और दक्षता को प्रदर्शित करने वाली रही। इसमें यूपीआई की सफलता झलकी और कोविन का सामर्थ्य भी। 5G का वर्तमान दिखा तो 6G का भविष्य भी। साइबर सुरक्षा और सुरक्षित डेटा की गारंटी भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का मकसद सिर्फ एक है, विकास का लाभ लोकतांत्रिक रूप से सभी को समान रूप से मिले। कनेक्टिविटी की स्पीड और अवेलेबिलिटी सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही रूप से बड़ा परिवर्तन करते हैं। साथियों, हम हर क्षेत्र में पावर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन पर विश्वास करते हैं। भारत में विकास का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे। भारत में संसाधनों का सभी को लाभ मिले, सभी को सम्मानजनक जीवन मिले और सभी तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे। इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में जारी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने एक और नई पहल का शुभारंभ किया। उन्होंने देश के शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G लैब्स की पहल सौंपी। ये नया इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा, जिसमें 6G रोल आउट किया जाएगा और ये देश में नवोन्मेष और स्टार्टअप इकोसिस्टम को नया आयाम देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स मौजूद हैं, तो 2 लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी भी पहुंच चुकी है। जनधन मोबाइल और आधार की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है और अब देश को विकसित होने के लक्ष्य से कोई भटका नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
चलिए इकोनॉमी टुडे में समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण से क्या कुछ निकल करके आया। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर एसपी कोचर, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल। आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? नमस्कार कोचर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोचर साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए थोड़ी देर में हम फिर से कोशिश करते हैं डॉक्टर कोचर से जुड़ने की और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस में जो फोकस दिखाई दिया इनोवेशन पे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे भारत को क्या मिलेगा, भारत की स्टार्टअप कंपनियों के लिए खासतौर पर पूरे के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ साथ जो टेलीकॉम इकोसिस्टम है उसमें क्या कुछ नया बदलाव है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं डॉक्टर एसपी कोचर साहब के साथ, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो जो सेंस ऑफ हाउस था बीते 3 दिनों का, क्या कुछ आपको नजर आया, शुरुआत उसी से करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, आप मेरे को इस शो पर लेकर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले बीते 3 दिनों में जो उत्साह हमने देखा वो पिछले साल के मुताबिक बहुत ज्यादा था और पिछले साल के मुताबिक हमारी जो फुटफॉल थी वो भी 2 गुना हो गई थी। और जो इस एग्जीबिशन में जिन्होंने भाग लिया, सेशंस में जिन्होंने भाग लिया, वो एक भिन्न किस्म का उनमें उत्साह दिख रहा था जो कि आज तक कभी नहीं दिखा गया। और उसको उस उत्साह को बढ़ाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय अपने कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने शुरू में बोला, उससे उनका उत्साह कई गुना बढ़ गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा 3 दिन का इवेंट रहा और जिसका एक यादगार इवेंट हमने बनाने की चेष्टा की। तो कुछ साहब अब बड़े टेकअवेज की बात करते हैं, लोगों को मिला क्या? 3 दिनों का मंथन तो आपने किया, वो कौन से विषय से इन पर चर्चा हुई, किन इकोसिस्टम पर अभी काम आगे बढ़ेगा? अगर भारत के टेलीकॉम इकोसिस्टम को हम बात करें तो क्या कुछ नया हम देखने को मिलेगा? मंथन से निकल करके कौन से अमृत आए हैं, अगर आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल पाए। देखिए, मंथन पहले तो एग्जीबिशन में जो दिखाया गया, जो पिछले साल के मुताबिक अभी तक अगर 5G का रोल आउट विश्व में सबसे तेज हुआ है तो उससे क्या निकल कर आया, वो चीजें अभी स्टॉल में हमको दिखी। हर स्टॉल में हमें वो दिखा, लेकिन उससे ज्यादा जो हमको इम्पोर्टेंट चीज लोगों को दिखी वो था स्टार्टअप इकोसिस्टम कि किस उत्साह से स्टार्टअप्स ने ये मुहिम में अपना कंधे से कंधा लगा के काम किया है और क्या क्या भिन्न तरह के डिवाइसेस उन्होंने बनाई हैं जो कि 5G इकोसिस्टम में आकर देश के बेहतरी के लिए, मेक इन इंडिया की बेहतरी के लिए, मेक इन इंडिया को मेड इन इंडिया की तरफ ले जाने के लिए, अग्रसर होने के लिए, ये सब बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था। एक चीज और क्लियरली दिखाई दे रही थी कि इस साल भारतीय पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा थी बिजनेस लास्ट ईयर हमारे फॉरेन कंपनीज ज्यादा थी। इस साल भारतीय पार्टिसिपेशन, भारतीय कंपनी है, स्टार्टअप्स, और जो कि पहले कभी नहीं हुआ।
एकेडमिक्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ये सब आकर वहां पे हमारे साथ मिले, जुड़े, उन्होंने हमारे साथ वार्तालाप किया और वार्तालाप में कई चीजें निकल के आई। अब जैसे सेशंस में इतना इतना लंबे, इतना 360 डिग्री पे बातचीत हुई, टेक्नोलॉजी पे बातचीत हुई, रेगुलेशंस पे हुई, पॉलिसीज पे हुई, फाइनेंसेस पे हुई, और कैसे हम इंडस्ट्री के साथ, कैसे हम एकेडमिया के साथ मिलजुल कर आगे जा सकते हैं, बाकी इंडस्ट्रीज को हमारे से क्या फायदा होगा, इन सब चीजों पे बहुत बहुत डीप चर्चा हुई और काफी कुछ लेसन्स निकल कर आए। कोचर साहब, अगर हम ये समझना चाहें कि क्या भारत आने वाले दिनों में टेलीकॉम एक सुपर पावर बनने की तरफ है, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि हम 6G को जब रोल आउट करेंगे तो शायद उसमें भारत की कंपनियों की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम भारत को एक सुपर पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें भविष्य में, तो आप अब ये ज़मीन कैसे दिखाई दी आपको इंडियन मोबाइल कांग्रेस के दौरान, जब डोमेस्टिक कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़, अपने टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को पूरी दुनिया के सामने रखा? देखिए, लास्ट ईयर में आप देखिए, लास्ट ईयर तो एक कॉल दी गई थी कि ये करना है हमको, इस देश को करना है, और उस प्रधानमंत्री की उस कॉल को लेते हुए इस साल हमको दिख रहा है कि बहुत सारा प्रोग्रेस हो गया है। जितना हमें उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा प्रोग्रेस हो गया है। और इसी मोमेंटम को देखते हुए अगले कुछ सालों में डेफिनेटली भारत एक टेलीकॉम का सुपर पावर बनेगा। सिर्फ टेलीकॉम क्यों, आईसीटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर सभी में मिलकर, आईसी टेक में मिलकर भारत एक सुपर पावर निकल कर आएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स आए थे वो भी यही चिंतन कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि अभी भारत चल पड़ा है, और अभी तक जो मेक इन इंडिया का हमारा नारा था, अभी वो मेड इन इंडिया बनना शुरू हो गया है। तो इसलिए कुछ सालों में आगे चलते हुए हम डेफिनेटली एक सुपर पावर बनेंगे। आपका दूसरा प्रश्न है 6G का, तो 6G में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी डिसीजन ले ली, समय पर डिसीजन ले ली कि हमें एक वर्ल्ड लीडर बनना है 6G में, और उसमें बनने के लिए हमने पॉलिसीज और रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स, इन 3 जगहों में गवर्नमेंट लेड, इंडस्ट्री सपोर्टेड इनिशिएटिव शुरू किए, और रोड मैप बन गया है, और वो रोड मैप हमारा ITU में एक्सेप्ट हो चुका है। तो उसमें तो हम काफी हद तक अग्रसर हो चुके हैं, और उसमें तो क्लियर दिख रहा है कि भारत का योगदान बहुत ज्यादा होगा। अभी टेक्नोलॉजी पे भी फोकस हो रहा है। माननीय मंत्री ने बोला कि हमने फोकस एरियाज कौन कौन से निकाल के लेकर आए हैं, और वो उस पर फोकस सेपरेटली करेंगे। पूरे के ऊपर फोकस करने से कई चीजें रह जाती हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विभाजित करके बोला इन चीजों पे हमें फोकस करना है। तो वो जब सब चीजों पे फोकस करेंगे, तो जब उसको इकट्ठा बनाएंगे, तो टेक्नोलॉजी पे भी हमारा काफी काम होगा। अभी रह गया हमारा एप्लीकेशन पे काम करना, तो गवर्नमेंट उसके लिए एक खांचा बना रही है। बिल्कुल, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है इस पूरे इकोसिस्टम को, और जिस तरह से हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सक्सेसफुल मॉडल बना करके पूरी दुनिया को दिखाया, शायद 6G मोबिलिटी में भी भारत एक नए उदाहरण पेश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कोचर, वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। एक साल लंबी चली कवायद के बाद केंद्र सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग 25 साल की रूपरेखा तैयार करने के अंतिम चरण में है। इसके तहत भारत को 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी VVR सुब्रमण्यम ने कहा कि लंबी अवधि के कुछ लक्ष्यों को व्यापक तौर पर चिन्हित किया गया है। दिसंबर तक विजन दस्तावेज तैयार हो सकता है। भारत ने 5 देशों के समूह यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EAEU से कारोबार के ताजा आंकड़े मांगे हैं। मामले के जानकार सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों ने मुक्त व्यापार वार्ता पर बातचीत की पहल शुरू कर दी है। EAEU में रूस परिसंघ, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया और किर्गिस्तान शामिल हैं। इस समूह में रूस न केवल सबसे बड़ा देश है, बल्कि इसकी वित्त वर्ष 2023 में भारत के साथ कारोबार में हिस्सेदारी 98% है। NTPC ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। मुनाफा 38% बढ़ा और 4,726 करोड़ पर पहुंच चुका है। अप्रैल सितंबर के दौरान कंपनी का औसत टैरिफ 16 पैसे प्रति यूनिट कम हुआ, औसत 4.61 रुपए प्रति यूनिट पर पहुंचा। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बैंक ने बताया कि SBI के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में धोनी कई मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन्स में अहम भूमिका निभाएंगे।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में संयम बनाए रखने की धोनी की कैपेसिटी, दबाव में स्पष्ट सोच और तेजी से फैसले लेने की उनकी प्रसिद्ध क्षमता उन्हें एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आइडियल चॉइस बनाता है। आज से शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में कई एमएसएमईज अपना आईपीओ लेकर के आ रही हैं। सेल वर्ल्ड का आईपीओ आज से निवेशकों के लिए खुलेगा। मामाअर्थ की कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड भी 31 अक्टूबर से निवेशकों के लिए अपना आईपीओ ला रही है। ट्रांसस्टील सिटिंग टेक्नोलॉजीज का आईपीओ भी आज से ही निवेशकों के लिए खुल रहा है। इसके अलावा कई कंपनियां इस हफ्ते अपना आईपीओ लॉन्च करेंगी। टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी भारती एयरटेल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच इंटीग्रेटेड कॉलिंग को लेकर साझेदारी हुई है। अब ग्राहकों को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से फोन कॉल्स की सुविधा मिलेगी। अभी तक ये सुविधा केवल एंटरप्राइज ग्राहकों को मिलती है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि पहली बार है कि देश में कोई ओवर द टॉप प्लेयर मोबाइल उपयोगकर्ताओं को कनेक्ट करेगा। बॉन्ड बाजार के लोगों का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक नवंबर के पहले हफ्ते में ओपन मार्केट ऑपरेशंस आयोजित कर सकता है। सरकार द्वारा खर्च बढ़ने और सरकार के बॉन्डों की परिपक्वता की वजह से बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की स्थिति सुधरने की संभावना है। बाजार के हिस्सेदारों को उम्मीद है कि आरबीआई ओएमओ बिक्री की सूचना 31 अक्टूबर तक जारी करेगा। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं में ई कॉमर्स व्यापार की स्पष्ट परिभाषा पर काम करने का आग्रह किया है। इससे विकासशील देशों को तेजी से बढ़ते क्षेत्र पर फैसले लेने में मदद मिलेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के विकसित और विकासशील सदस्य देशों के बीच इस विषय को लेकर की सहमति नहीं है। जिनेवा में पिछले हफ्ते डब्ल्यूटीओ सदस्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी एनरॉक ने देश के 7 सबसे बड़े शहरों में लग्जरी घरों के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक साल के पहले 9 महीने में दिल्ली एनसीआर में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के लग्जरी घरों की बिक्री 2 गुना हुई, 13,630 इकाइयों पर पहुंची। इस साल 7 प्रमुख शहरों में लग्जरी आवासीय इकाइयों की बिक्री भी 2 गुने से ज्यादा बढ़ चुकी है। एफएम रेडियो नेटवर्क रेडियो मिर्ची और रेडियो ऑरेंज के गठजोड़ ने बिग एफएम रेडियो नेटवर्क का अधिग्रहण करने के लिए 251 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। तो फिलहाल इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। आगे है न्यूज़ एट 10 जया सिन्हा के साथ। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।